आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्विटर पर किए गए एक ऐलान के इंडिया के सोशल मीडिया सारिफिन की नींदें उड़ा दी, बल्कि शायद चंद इदारों की रात के दौड़ें भी लगवा दी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। ना उन्होंने इंडिया के जेर इंतज़ाम कश्मीर की आईनी हैसियत को दोबारा बहाल करने का ऐलान किया है और न ही चीन या पाकिस्तान के साथ कोई महाज खोलने की बात कही। तो फिर क्या हुआ जिसने इंडिया के सोशल सारिफिन को सारी रात बेचैन किए रखा? तो जनाब, इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से शनिचर और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:11 पर और 2:15 पर दो ट्वीट्स की गई, जिनमें कहा गया कि इंडिया में बिटकॉइन को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है और हुकूमत हिंद ने बाकायदा तौर पर 500 बिटकॉइन खरीद लिए हैं, जिन्हें वो अपनी अवाम में तकसीम करेगी। जल्दी कीजिए और मुस्तकबिल का आगाज़ आज से हो रहा है। इंडियन वजीर आजम के अपने ट्विटर अकाउंट से ऐसा ट्वीट आना हैरान कुन था, क्योंकि इंडिया के बिटकॉइन या किसी भी किस्म की करप्टिव करेंसी इस्तेमाल करने से मुताल्लिक कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। मगर रुकिए ज़रा, ये ट्वीट असल नहीं थी, बल्कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और हैकर्स ने करप्टिव करेंसी से मुताल्लिक एक ट्वीट करके अवाम को न सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि इससे इंडियन वजीर आजम के अमले को खिफत का सामना भी करना पड़ा। महंगाई के मामले पर मरकजी हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस ने इतवार को जयपुर में महंगाई हटाओ रैली निकाली। इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने शिरकत की। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में दो लफ्जों का टकराव है, एक लफ्ज हिंदू और एक है हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी। राहुल ने मुल्क के सामने कौन सी लड़ाई है और ये लड़ाई किसके दरमियान है, कि नजरियात के दरमियान है, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि दो जानदारों की एक रूह नहीं हो सकती, उसी तरह दो अल्फाज के माने भी एक नहीं हो सकते। हर लफ्ज़ का एक अलग मतलब होता है। आज मुल्क की सियासत में दो लफ्ज़ों का टकराव है, उनके माने मुख्तलिफ हैं। एक लफ्ज़ हिंदू, दूसरा लफ्ज़ हिंदुत्व। ये एक चीज़ नहीं है, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं और उनका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने मजीद कहा, मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। सब हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हैं। आज मैं आपको हिंदू और हिंदुत्ववादी में फ़र्क बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे, गॉडसे हिंदुत्ववादी था। कुछ भी हो, हिंदू सच की तलाश करता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच की तलाश करता है। उसका रास्ता सत्याग्रह है। सारी जिंदगी हक की तलाश में गुजार देता है। महात्मा गांधी ने 92 उम्र लिखी, सच के साथ मेरा तजुर्बा, यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई को समझने की कोशिश में गुजार दी और आखिर में एक हिंदुत्ववादी ने उनके सीने में 3 गोलियां मार दी। ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए
वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने तेलुगु यूनिवर्सिटी के 36वें सालाना तकरीब को तेलुगु यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम वाक़ नामपल्ली में खिताब करते हुए कहा कि इंसान को चाहिए कि वो किसी भी ओहदे या रुतबे पर फायज हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपनी मादरी ज़बान में बात करे। वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं खुद अपनी मादरी ज़बान तेलुगु में बात करने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने तेलुगु शायरों, अदीबों और फनकारों को जिन्हें अवार्ड हासिल हुआ है उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार और दीगर भी मौजूद थे। తెలుగుదన సంకల్పానికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఒక చిరునామా. అందువలన ఈ చిరునామాను మనందరం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ప్రోత్సహించుకుంటూ దీన్ని మరింత వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయడం చాలా అవసరం. ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించేందుకు చొరవ తీసుకున్న కీర్తిశేషులు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు గురించి ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే తెలుగు వారికి ఒక వెలుగు తెచ్చి తెలుగుదనానికి ఒక శాశ్వతమైన చిరునామాగా నిలిచి తెలుగు ప్రజల కీర్తి ప్రతిష్టలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెప్పినటువంటి ఒక మహనీయుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు. తెలుగు భాషను, సంస్కృతిని అభిమానించడమే కాక ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా సాహిత్యాన్ని, కళలను, సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవాలనే సంకల్పంతో ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాలు మరువలేనివి. ఆ సంకల్పం నుంచి మనం ఉద్భవించిందే ఈ విశ్వవిద్యాలయం కూడా. మన మాతృభాష. टीआरएस आज तेलंगाना में अपनी दूसरी म्याद हुकूमत के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी पहली म्याद के 4 साल और जारिया म्याद के 3 साल रियासत के अवाम की तरक्की के लिए किए। कई एक फलाही स्कीमत को उन्होंने रूबमा लाया। खासकर रियासत की अवाम को 24 घंटे बरखी सरबराह करना उनका तारीखी कारनामा है। उसी तरह टीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए रैतु बीमा, रैतु बंधु स्कीम मुतारुफ करवाने के अलावा SC, ST, BC माइनॉरिटी तलबा को तालीम से आरास्ता करने के सिलसिले में रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, तो दूसरी तरफ KCR किट के जरिए नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त करने के इक़दाम किए। जहाँ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर तबके की तरक्की के लिए काम किया है, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों से किया गया 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा पूरा न करने की वजह से रियासत के मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 13 दिसंबर 2018 को दूसरी म्याद के लिए वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था। लांस नायक साई तेजा की आज आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। उनके जनाजे में बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की और शहरी कश्मीर में तमिलनाडु में वो शहीद हो गए थे। उनका मर्थी का जुलूस
30 किलोमीटर के फासला तय करके ग्वारे गड्ढा पहुंचा था, जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। क़ब्ल अज़ीं उनकी लाश उनके आबाई गांव में सुबह 9 बजे बेंगलुरु के लाहौर के लायूर एयरपोर्ट से लाई गई थी। जुलूस जनाजा में बशमूल उनके करीबी रिश्तेदार बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग शरीक थे। उनकी आखिरी रसूमात के लिए इंतजामिया ने वसीतर इंतजाम किए थे और बैरिकेड्स लगाकर गांव में तदफीन की जगह को महफूज बना दिया गया था। और आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने साई तेजा की फैमिली के लिए 50 लाख एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। ये सभी को मालूम है कि वह हेलीकॉप्टर जिसमें बशमूल उनके पहले जनरल DSA जनरल बिपिन गुप्ता और दीगर 13 अफराद सवार थे, तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया था और 13 अफराद शहीद हो गए थे। गांव वालों ने आज बदीदे नम अपने हीरो को अलविदा कहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने अपने हल्के पार्लियामान सिकंदराबाद के बौद्धा नगर में माजूरीन में व्हील चेयर्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाने के बाद कहा कि उनके हल्के सिकंदराबाद के हर असम्बली हल्के में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे कि मालूम लोगों की देखभाल जितनी उनकी माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्या सियासी कायदीन हो या समाजी कायदीन हो या सरकारी अहदेदार हो या सहाफ़ी, हर किसी को माजूरीन की खिदमत करने के लिए आगे आना चाहिए। దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి. సైలెంట్. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటులో ఉండేటువంటి దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు అనేక రకాలుగా మరి అవయవ లోపం కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళలో కంటి చూపు లేనటువంటి వాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, దివ్యాంగులు కానీ, లేక చేతి కర్రలు కానీ, ట్రైసైకిళ్ళు కానీ, వీల్ చైర్స్ కానీ, మోటార్తో కూడినటువంటి పవర్ మోటార్తో కూడినటువంటి వీల్ చైర్స్ కానీ, ఈ రకంగా హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కానీ, కంటి అద్దాలు కానీ, అన్ని రకాలుగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి సహాయం అందించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నిన్న అంబర్పేటలో మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో అంబర్పేట అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి దివ్యాంగులను, కాలనీలలో బస్తీలో ఉండేటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ను 60 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్ కూడా పిలిచి వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, రోజువారీ కార్యక్రమాలు కొనసాగించడం కోసం వాళ్ళకు కావలసినటువంటి అన్ని రకాల వస్తువులు దివ్యాంగులకు కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు సికింద్రాబాద్లో క్యాంప్ అవుతుంది. ఈ రకంగా మిగతా 5 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా క్యాంపులు నిర్వహించిన తర్వాత ఈరోజు వాళ్ళకు వీల్ చైర్ కావాలంటే ఎంత హైట్ ఉండాలి, అదేవిధంగా మరి ఏ వస్తువు కావాలన్నా కూడా కాళ్ళు లేకపోతే లెగ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, కంటి సైజ్ ఎంత ఉండాలి, కళ్ళద్దాలు కావాలంటే ఈ రకంగా అన్ని రకాల సైజులు, ఎక్విప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి సైజులు ఈ యొక్క
క్యాంపులో మరి ఈరోజు తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఎవరి అవసరానికి ఎవరి సైజుకు అనుకూలంగా ఆ వస్తువులను తయారు చేయించి మళ్ళీ క్యాంపు పెట్టి వాళ్ళందరికీ పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేపడతాము. ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్లో ఎన్ని వేల మంది అయినా సరే, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయినా సరే, ప్రతి దివ్యాంగుని ఆదుకోవాలి, ప్రతి సీనియర్ సిటిజన్ మనం సహకారం అందించాలదే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వ లక్ష్యము. అందులో భాగంగానే ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. దయచేసి ఇది రాజకీయ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी के असेंबली इंतखाबात में यानी 2023 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ है। उन्होंने बताया कि बीजेपी तेलंगाना में 2023 में इक़्तिदार पर फायज होने के बाद केसीआर खानदान न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क छोड़कर फरार हो जाएगा, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अराकीन खानदान ने रियासत में 7 साल से इक़्तिदार का नाजायज फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर धांधलियां कर रहे हैं। डी अरविंद ने एक सवाल के जवाब में बताया कि निजामाबाद के 7 टीआरएस अराकीन असेंबली में से 4 अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ये उनसे राबते में हैं। वक्त आने पर टीआरएस के कई अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, उन्होंने कहा। కేంద్ర నాయకత్వం ఏ రకంగా తెలంగాణ పైన దృష్టి సారించిందో ఆ విషయం ఆబ్వియస్ గా ఆయన కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, ఆఫీసర్ పోలీసు పూర్తి దృష్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంపై సారించింది. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కూడా తెలంగాణలో మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు, నడ్డా గారు వీళ్ళు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎట్లా చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అని మనకు అనవసరం. మన బాధ్యత तेलुगुदेशम पार्टी के सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम स्वांग को एक खत लिखकर टीडीपी लीडर तिक्का रेड्डी को सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने तिक्का रेड्डी पर उस वक्त हमला किया जब वो कुसगी मंडल के पेद्दा बोमपल्ली गांव में भगवान हनुमान के जुलूस में हिस्सा ले रहे थे। मालूम हुआ कि खुशकिस्मती से टीडीपी कारकुनों ने उसे हमले से उन्हें बचा लिया। जराये ने बताया कि इस हमले में टीडीपी के 5 कारकुन जख्मी हुए हैं। नायडू ने जिक्र किया कि पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है और डीजीपी से तिक्का रेड्डी को सिक्योरिटी फराहम करने की उन्होंने दरखास्त की। ओमाइक्रॉन का पहला केस आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट किया गया था, जहां विजयनगरम जिले के 34 साल शख्स में ओमाइक्रॉन की तशखीस हुई है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बयान की तस्दीक की। तिरुपति में भी एक और मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को एयरलाइन से मुंबई के रास्ते विशाखापट्टनम पहुंचा और विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर कराए गए आरटीपीसीआर टेस्ट में उसके कोरोना वायरस मनफी होने की तस्दीक हुई। ताहम उसके बाद नमूने हैदराबाद के सीसीएमबी को भेजे गए और नताइज की तशखीस के मुताबिक ओमाइक्रॉन सामने आया। दरियासना उस शख्स को मधुरावाड़ा में घर के अंदर ही क्वारंटीना में भेज दिया गया है। मुल्क में ओमाइक्रॉन की कुल तादाद बशमुल एपी में दर्ज ताज़ा तरीन केस से बढ़कर 34 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 17 केसेस दर्ज हुए हैं। मुंबई में 2 दिन के लिए पूरे शहर में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया है। जना सेना के सरबराह पवन कल्याण दीक्षा के करते हुए स्टील प्लांट के वर्कर्स की तायद में उन्होंने एक रोज़ा हड़ताल की और प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए कारकुनों की जद्दोजहद की और हिमायत में मंगलगिरी में पार्टी दफ्तर में इतवार को उन्होंने दीक्षा का आगाज़ किया। दीक्षा शाम 5 बजे खत्म हो गई। जनसेना पार्टी के जराये के मुताबिक पवन कल्याण ने मजदूरों के एहतजाज की हिमायत में दीक्षा शुरू की थी, जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गुज़िश्ता 300 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इससे कबल पवन कल्याण ने मंगलगिरी में पार्टी दफ्तर जाते हुए श्रद्धानम प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। पवन ने यह प्रोग्राम रियासत में सड़कों की खस्ता हाली के खिलाफ एहतजाज में शुरू किया था और बाद में पार्टी दफ्तर गए और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट वर्कर्स की जद्दोजहद के साथ
इजहार यगानिगत करते हुए दीक्षा में शिरकत की। मालूम है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मुलाजिमीन स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गुज़िश्ता साल से एहतजाज कर रहे थे। अपोजिशन जमातें भी कारकुनों से इजहार यकजहती कर रही थी। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने निजीकारी का फैसला वापस लेने के लिए मरकज को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। వాడే అత్యంత ఉత్పత్తి చేసే దేశాల్లో మనకి అవసరం ఉన్న దేశాలు మనం రెండో స్థానంలో ఉంటాం. వాటి స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చిన లిస్టు చదువుతూ ఉంటే నాకు అనిపించింది చూస్తాను. అంటే ఇంత కీలకమైంది ఉక్కు పరిశ్రమ అనేది. చాలా కష్టకున్నాం, పోరాటాలు చేసి తెచ్చుకున్నాం. ఎందుకు మహాత్మా గాంధీ గారికి మనం దండం పెడతాం, అంబేద్కర్ గారికి ఎందుకు మోకరిల్లుతాం? ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు మర్చిపోలేదు మేము, ఈ జనరేషన్ ఈ తరం మేము మర్చిపోలేదు అని మనం చెప్పడానికి. అలాగే ఎంతో కష్టపడి అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 67 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు, 7 మంది ఎంపీలు రాజీనామాలు, 32 మంది యువకులు బలిదానాలు, ఇవన్నీ కలిపి వచ్చింది మనకి. స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది కేవలం ఒక చిన్న పరిశ్రమ కాదు, అది ఆంధ్రుల తాలూకు ఆత్మగౌరవం. చాలా పోరాటం తెచ్చుకుంది. ఆ పోరాటానికి ఈ రోజున ప్రైవేటీకరణ అంటే ఆ పోరాటానికి విలువ లేకుండా చేయటమే. వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే నువ్వు కూర్చోబెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీతో మోదీ గారితో గొడవ పెట్టుకుంటున్నాను. వాళ్ళందరూ కోరిక అదే, వైసీపీ నాయకులు కోరికను వెళ్ళి మాట్లాడి నువ్వు వెళ్ళి గొడవ పెట్టుకోండి. నాకు గతంలో కూడా చెప్పాను, నేను వెళ్తున్నప్పుడు బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం ఇప్పుడు నాకు చాలా సుహృద్భావ వాతావరణంలో చర్చలు జరుగుతాయి, చాలా గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది. మీకు ఒక సందర్భం గుర్తు చేయాలి. పోయినసారి దాదాపు 2 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా, భారతీయ జనతా పార్టీతో తిరిగి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజున పెట్టిన మొదటి లైన్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలి అని చెప్పేవారు. రోజున దానికి అగ్రనాయకత్వం సమ్మతించి నేను మాట్లాడాను ఆ రోజున. కానీ తర్వాత स्टार्टअप्स के मामले में मैदान में देर से आगाज करने वाला हैदराबाद गुज़िश्ता 6 सालों में एक अहम मरकज के तौर पर उभरा है और आज मुख्तलिफ शोबों में 6600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का फ़ख्र उसे हासिल है, जिनमें से कुछ एक सुपर दर्जे हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टार्टअप्स की राजधानी के तौर पर उभरा है। रियासत के मजबूत मईशत, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और लाइफ और आईटी और आईटीईएस में साबिक साइंसेस की सनत, बड़ी तादाद में तहकीकी तंजीमों की मौजूदगी, वसी टैलेंट पोल की दस्तियाबी, जायदाद की निस्बतन कम कीमत और रियासत की हुकूमत की कारोबारी दोस्त पॉलिसियों ने हैदराबाद को उभरने में मदद फराहम की है। मुख्तसर वक्त में स्टार्टअप्स के एक बड़े मरकज के तौर पर हैदराबाद उभर गया है। इस साल सितंबर में हैदराबाद ने 100 आलमी सतह पर उभरते हुए टॉप 100 स्टार्टअप सिस्टम की फहरिस्त में जगह बनाई है। ये एक वाक़या हैदराबाद में पेश आया जहां पर डॉक्टर ने स्लाइन की बोतल में जहर का इंजेक्शन लगाकर पीकर खुदकशी कर ली। है वाक़या जो हाल ही में आज मंजर आम पर आया, एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। एसआर नगर पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के बदवेल के 29 साल डॉक्टर राजकुमार अमीरपेट के श्यामा क्रॉन रोड पर वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रहा था। इस पस मंजर में डॉक्टर बीके गुड़ा में किराए के मकान में अकेला रह रहा था। ताम उसने जुमा को एक दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि वो ठीक नहीं महसूस कर रहा है। थोड़ी बाद दूसरे दोस्त ने दोबारा कॉल किया, लेकिन राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर दोस्त ने सुबह करते हुए एक और डॉक्टर श्रीकांत को इत्तला दी, जो उसके घर गया तो उसने देखा कि हाथ में उसने
सलाइन की बोतल लगी हुई थी और बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने बताया कि उसके वालिद कोंडापल्ली सुब्बाराव ने शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि राजकुमार की मौत सलाइन में जहर मिलाकर पीने से हुई है और उस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि उसने खुदकशी क्यों की। एक खौफनाक सड़क हादसा मेडचल जिले के दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां बरामपेट में कोका कोला कंपनी में खड़ी लारी से एक कार टकरा गई। हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये सभी भी मुबैना तौर पर निजाम पेट में रहकर नौकरी की कोशिश कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त विजयवाड़ा के चरण और एलुरु अजला के संजू और गणेश के तौर पर हुई है। जख्मी अशोक इस वक्त सुरारम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने कहा कि वाक़े के वक्त चरण कार चला रहा था और उसे पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह होगी। एक चौंका देने वाला वाकया विशाखापट्टनम में रिपोर्ट किया गया, जहां बीच रोड पर कार ने लोगों और दीगर गाड़ियों को टक्कर मारकर तबाही मचा दी, जिससे एक पैदल चलने वाला जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक शराबी जो गाड़ी चला रहा था सुबह के वक्त गाड़ियों का दाखिला न होने के बावजूद बीच रोड पर घुस गया और गाड़ी के साथ हलचल मचा दी। ड्राइवर ने रुकावटें खड़ी करने वाली पुलिस पर अपनी गाड़ी भी चढ़ा दी। ताहम पुलिस और वॉकर्स ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले नौजवान को रुकावटें डालकर पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस वाक़े से मुकामी तौर पर हलचल मच गई और लोग मुश्तैल हैं और पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सुबह के वक्त भी पुलिस की निगरानी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। इतवार को हिंदुस्तान में ओमाइक्रॉन केसेस की तादाद बढ़कर 36 हो गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मजीद 3 अफराद को ओमाइक्रॉन मुसबित आया है। एक 34 साला मुसाफिर आयरलैंड से मुंबई और फिर वैज़ैग का सफ़र किया। इस दौरान 27 नवंबर को कोविड-19 टेस्ट आया और उसके नमूने जेनोम की तरतीब के लिए भेजे गए थे, जिसमें ओमाइक्रॉन भी पाया गया। 11 दिसंबर को उसका दोबारा टेस्ट किया गया और कोविड-19 के लिए मनफी पाया गया। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रॉन का यह पहला केस है। अब तक मजमूई तौर पर 15 गैर मुल्की मुसाफिर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और तमाम नमूने जेनोम की तरतीब के लिए भेजे गए हैं। हुकाम ने कहा कि अवाम को मशवरा दिया जाता है कि परेशान न हों और अफवाहों पर यकीन न करें, बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें और समाजी दूरी पर अमल करें। मास्क पहनें और बाकायदगी से हाथ धोएं। चंडीगढ़ में 20 साल के मरीज की शनाख्त हुई, जो 22 नवंबर को इटली से आया था। वो 1 दिसंबर को कोविड-19 में मुस्बित पाया गया और इसके बाद की गई जांच से पता चला कि ओमाइक्रॉन से मुतासिर था। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात समेत रियासतों में नए कोविड मुख्तलिफ किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में केसेस की सबसे ज्यादा तादाद देखी गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,774 हलाकत खेज कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आए हैं और इस वबा की वजह से 306 लोगों की मौत हुई है। दरियास्ना हफ्ते को 89,56,784 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई और उसके साथ ही वैक्सीनेशन कराने वालों की मजमूई तादाद 1,32,93,84,230 हो गई है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा से 8,464 मरीज सेहतमंद हुए हैं और यह तादाद बढ़कर 3,41,22,795 हो गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को इतवार के रोज एक बार फिर खाना नजरबंद कर दिया। घर पर उनकी नजरबंदी कर दी गई है। तर्जुमान ने बताया कि इंतजामिया ने यूथ कन्वेंशन मुनाकिद करने की भी इजाजत नहीं दी, जबकि महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखने के साथ साथ सोनावार में पीडीपी यूथ कारकुन जो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। ताहम सरकारी तौर पर महबूबा मुफ्ती की घर की नजरबंदी की कोई तस्दीक नहीं हुई है। पार्टी के एक लीडर ने बताया कि पीडीपी ने इतवार के रोज गुपकार में यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से यूथ कारकुनान की शिरकत मुतवक्किफ थी। ताहम इंतजामिया ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखा है। इसके साथ ही ये खबरनामा यहीं ख़त्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।